हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं थोड़ा सा गुवाहाटी आया हुआ हूँ अनअकैडमी के स्टोर ओपनिंग के काम की वजह से, जिसकी वजह से पूरी तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है। बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है जिससे मैं आपके तक अच्छा क्लासेस ला सकूँ बैकग्राउंड अच्छे के साथ। लेकिन कंटेंट की कोई कमी ना पहले कभी हुई थी, ना कभी हम होने देंगे, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग, जैसा गुप्ता जी हमेशा बोलते हुए आए। तो कंटेंट इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी थी सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके लिए विद इन 30 मिनट्स कंपनीज एक्ट का जो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस है वो यहाँ पर आपको रेडी करके दूंगा, वो भी कंप्लीट। ठीक है, बिना किसी टेंशन के आपको बस सुनना है। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो अप्रैल 2 2023 को 2 PM पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट लाइव है, 1 से 3rd आने पर 90% स्कॉलरशिप है, और आपको कुछ अच्छे अच्छे गुडीज़ भी मिलेंगे, जैसे जो रैंक 1 लाएगा उसको लैपटॉप, रैंक 2 में टैबलेट, रैंक 3 में फ़ोन, ये सब आप मुझे दे सकते हैं। उसके बाद सर हमारा महाबली बैच जो स्टार्ट होने वाला है 12 अप्रैल से, वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लाइव है, तो उसको आप 10,875 में ले सकते हैं, जो कि अभी 25% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी सेल पर। तो उससे आप इसको सस्ते दामों में अपना बना सकते हैं। ओके ओके, इसी के साथ आपको अनअकैडमी के फिनोमिनल रिजल्ट्स के बारे में तो पता ही है, और हम लोग चाहते हैं कि इस रिजल्ट में अब आप भी जुड़ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ अब चलते हैं 35% वाले पर, कि 35 मिनट्स पे लेट्स रैप अप द कंपनीज एक्ट वन शॉट। तो भैया इसमें सबसे पहले, और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो नीचे जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 इन 30 to 35 मिनट्स। awesome. कंपनीज एक्ट 2013 इन 30 to 35 मिनट्स। सर ये कंपनीज एक्ट का मोटा मोटी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है कंपनी का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपको सेकंड हिस्से में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, थर्ड हिस्से में आपको दिया है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फोर्थ में आपको दिया है मेमोरेंडम और आर्टिकल। फिफ्थ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब डॉक्ट्रिन की कहानी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 6 पे आपको दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये 6 चीज़ें आपको आपके सामने दी हुई हैं। ठीक है, और इसी में पूरा का पूरा, आप इसको ये छठा वाला मत भी लो, इसको एक ही कैटेगरी में ले लो, तो ये आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का सिनॉप्सिस है, जो 30 से 35 मार्क्स के पोर्शन में 30 से 35 मिनट्स में अपने कवर करने वाले हैं। और कंपनीज एक्ट रेलेवेंट है फॉर 10 to 13 मार्क्स इन योर पेपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं और इसको कवर अप करते हैं। सर सबसे पहले आता है सर मीनिंग। अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड एन सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये जो कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, यही कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। मैंने कौन से वर्ड बोले? दैट इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप अपनी किताब देखोगे तो यही 4 फैक्टर्स आपको उसमें मिलेंगे।
एज फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले बोला सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है जो कंपनी है उसका एक लीगल रजिस्ट्रेशन होता है। इस लीगल रजिस्ट्रेशन की वजह से कंपनी अपने नाम पर केस कर भी सकता है, केस खा भी सकता है, प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ओन भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। मतलब ये राइट्स कंपनी को इस वजह से मिले हैं क्योंकि कंपनी खुद में एक आर्टिफिशियल लीगल बॉडी है, इसलिए कंपनी को ये राइट्स मिले। इट हैज़ बीन बेस्टोर्ड अपॉन द कंपनी। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो भैया कंपनी का एक सेपरेट स्टैंडिंग है। ठीक है, सेपरेट स्टैंडिंग है। कंपनी को क्लोथ किया गया है, इट इज क्लोथेड विद द राइट्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन, और साफ साफ बोलता है दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द पीपल हु रन इट्स बिजनेस। मतलब मेंबर्स से कंपनी डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है। इवन जो मेंबर्स हैं उनका कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। सर इसी से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो आपको एक केस लॉ दिया हुआ है एम माकारू का, जिसमें सर उस आदमी ने कंपनी का जो वुड लॉग्स है उसका इंश्योरेंस अपने नाम पर करवाया था, और जब फैक्ट्री में लग गई आग और लकड़ी जलने लगी भल 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 करके, तो उसको कोई क्लेम नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला मेरे भाई? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ये एसेट है कंपनी का और इंश्योर्ड है भैया आपके नाम पर, तो यहाँ तो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। अब सर बात क्या है, क्योंकि कंपनी और मेंबर अलग अलग हैं, इसीलिए कंपनी और मेंबर के बीच है परपेचुअल सक्सेशन। इसीलिए कंपनी और मेंबर के बीच में है परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइफ ऑफ मेंबर्स। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आज की डेट में धीरू भाई अंबानी हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ रिलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या पता इस लेक्चर के ख़त्म होते होते तक मुकेश अंबानी भी एग्जिस्ट ना करें, भगवान ना करे ऐसा हो। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, अगर नहीं भी करें तो भी रिलायंस जो RIL है वो चलता ही जाएगा, क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस और कंपनी चलाने वालों की एग्जिस्टेंस में बहुत फ़र्क है। वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर अब जब बात आती है कॉमन सील की, तो अब देखो सर, अब आपने बोला कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर साइन तो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? तो उस केस में या तो कंपनी स्टैम्प की मदद ले सकती है, या जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 है उसने सेक्शन 9 को अमेंड कर दिया, अमेंड मतलब चेंज कर दिया, और वहाँ पर उसने एक प्रोविज़न डाला है कि कब अगर कंपनी के चाहे तो 2 डायरेक्टर प्लस एक कंपनी, मतलब 2 डायरेक्टर, ठीक है, और एक कंपनी सेक्रेटरी मिलके इस डॉक्यूमेंट को अगर साइन करते हैं तो उसको कंपनी सील के इक्विवेलेंट माना जाएगा, या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। और ये वाली बात किस केस के लिए लिखी गई है? ये वाली बात लिखी गई है आपका, ठीक है, ये वाला बात लिखी गई है आपका ये OPC के लिए, क्योंकि OPC में एक ही डायरेक्टर होता है, जो मेंबर होता है वही OPC का डायरेक्टर हो जाता है। तो या तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, जैसा आपका केस है। तो ये भैया मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर निपट गए। अगले अध्याय में इन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसको इन्होंने बोला कॉर्पोरेट वील। सर कॉर्पोरेट वील बेसिकली एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही को कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। ये बोलता है कि ये कॉर्पोरेट व्हील की तरह काम करता है। ये शील्ड करता है उन लोगों को जो लोग कंपनी को रन कर रहे हैं फ्रॉम दी आउटसाइडर्स, क्योंकि बाहर वालों को सिर्फ कंपनी दिखती है, उसके पीछे जो लोग चला रहे हैं वो नहीं दिखते। शायद आपको एप्पल के फाउंडर मेंबर्स नहीं पता होंगे, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है आपको
अनअकैडमी के फाउंडर मेंबर्स के बारे में ना पता हो, लेकिन अनअकैडमी एज अ कंपनी के बारे में पता है। आपको कुछ लोगों को ये भी बता दूं, अनअकैडमी कंपनी नहीं, अनअकैडमी तो एक ब्रांड है, का नाम है ब्रांड का, कंपनी तो सॉर्टिंग हैट्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये है लीगल फसाड। सर लीगल फसाड मतलब द लीगल पिक्चर जो सेपरेट करती है कंपनी को फ्रॉम द आउटसाइडर्स, फ्रॉम द इनसाइडर्स। और आउटसाइडर्स के सामने इनसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो बाहरी दुनिया को विजिबल ना हो। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर कि कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब सर इस कॉर्पोरेट व्हील पर एक केस हुआ था, सॉलमन वर्सेस सॉलमन। अब भैया केस तो बड़ा पॉपुलर है, सॉलमन वर्सेस सॉलमन लिमिटेड, लेकिन मैं आपको केस का जिस्ट बता देता हूँ। बेसिकली केस में हुआ क्या था, सुनिए। सॉलमन एक वुड कटर था, उसको पता था कि एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 जन की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, अपने पर्सनल एसेट्स जिनकी वैल्यू 38,782 पाउंड्स थी, ये इसने कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्योंकि कंपनी सेपरेट एंटिटी है, तो बदले में इसने क्या किया, बदले में इसने 20,000 पाउंड की इक्विटी, 10,000 पाउंड का डिबेंचर और 8,782 पाउंड्स के कैश ले लिया कंपनी से। इसने एक शेयर अपनी वाइफ को, सारे शेयर मेजॉरिटी शेयर्स अपने, एक शेयर अपनी वाइफ को, फिर एक एक शेयर अपने 4 बेटों को और एक शेयर अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे में 7 लोग टोटल में हो गए। बिजनेस चलने लगा, बिजनेस बहुत अच्छा चला, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक पीरियड के बाद एक ऐसा समय आया जब बिजनेस में आया रिसेशन। और बेटा जैसे ही बिजनेस में रिसेशन आया ना, सब कोई की कंपनियां डूबने लगी, तो सैलमन लिमिटेड जो बना उसका टाइम आ गया वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप का मतलब होता है एसेट बेच के लाइबिलिटी चुकाने का। जब एसेट बेच के लाइबिलिटी चुकाने का टाइम आ गया तो सैलमन को सब लोगों ने बोला भाई मेरा पैसा वापस करो। सैलमन ने जब कंपनी के एसेट सेल किए तो एसेट सेल करके सिर्फ इतना ही पैसा आया जिससे वो डिबेंचर को पैसा दे पाए। तो उसने क्या किया, अपने आप को पैसा दे दिया। लोग चिल्लाने लगे कि सैलमन तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ये कंपनी तो सैलमन की है, तो सैलमन खुद को पहले कैसे पे कर सकता है, ही शुड पे एज द आउटसाइडर्स। मैटर कोर्ट गया, कोर्ट ने सीधी सी जजमेंट ये दी कि सैलमन ने जो खुद को पेमेंट किया है वो वाजिब है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को ही होना चाहिए। अब डिबेंचर होल्डर्स खुद सैलमन है, दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बोलते हैं ना, इत्तेफाक है वो, ठीक है। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इट इज जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि वो सैलमन ही निकल के आया है और सैलमन कॉलर ऊपर करके बाहर चला गया। इसके बाद सर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया विच वाज लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। अब लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है कि अंडर कुछ सर्कमस्टेंसेस कोर्ट चाहे तो मार्केट में जाके अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर दिया जाए, सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर दिया जाए। और जो लोग कंपनी के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग कंपनी के बैकग्राउंड में एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो लोग कंपनी के बैकग्राउंड में एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं उनको लायबल होल्ड किया जाए, एंड दे आर द वंस हु शुड बी हेल्ड लायबल फॉर इट, ठीक है, दे आर द वंस हु शुड बी हेल्ड लायबल फॉर इट। उनको पकड़ के सामने उतारा जाए कि भैया तुमको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी होगी कैसे भी, ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी होगी फॉर योर ओन एक्शंस, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। क्लियर? आइए सर। और इसके अंदर ना हम लोग ने वेरियस केसेस देखे हैं, वो सब कानूनबाज की सीरीज़ में मैंने डील किए हुए हैं, टैक्स फ्रॉड्स के केसेस, साथ ही साथ वो बोनस लिमिटेड के केसेस, फिर आपका ये एलियन एनिमी वाले केसेस, फिर मिसकंडक्ट का केस, और ए कंपनी बीइंग यूज्ड एज अ
एजेंट का केस, तो ये सारे के सारे केसेस मैंने ऑलरेडी डील किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे आते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, ये भी हो गया, चलो। अच्छा सर, अब जो आता है वो थर्ड अध्याय क्या चीज़ का आता है? थर्ड वाला जो आता है वो आता है आपका सर टाइप्स ऑफ कंपनीज पर। टाइप्स ऑफ कंपनीज से, तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, एक्चुअली इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सर ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बोलते हैं, एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें जो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स है इट इज़ लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, और वहाँ पर जितना भी कैपिटल का अमाउंट अनपेड है सिर्फ वही मेंबर्स से मांगा जा सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस या वाइंडिंग अप के टाइम पर, ठीक है। दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें वो अमाउंट मेंबर्स से लिया जा सकता है जो अमाउंट वो गारंटी करते हैं, मतलब जो अमाउंट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये अमाउंट तो वो पे करेंगे ही करेंगे, तो वो अमाउंट गारंटी किया जाता है। उसके बाद आता है सर, गारंटी कंपनी के बाद आता है कंपनी अनलिमिटेड। अब जो अनलिमिटेड कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जिनमें लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो लाइबिलिटी ही उनकी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी ही उनकी अनलिमिटेड है, मतलब पर ये अनलिमिटेड कब से है सर? अनलिमिटेड है अप टू दी, अनलिमिटेड कब से? जब से ध्यान से ये शब्द ध्यान से सुनना, जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा। वाइंडिंग अप के पहले लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, तब लिमिटेड है। जब वाइंडिंग अप में जाएगा तब अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके सर, ओके। अब नेक्स्ट आता है सर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी विच हैज़ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 246 है, जैसे कि आप टाइम भी देख रहे होगे 11:46 हुआ है, तो 246 है, ठीक है। तो बोलता है होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। तो हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन है 287 में। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मोर देन हाफ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो वो सब्सिडरी है, या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट दूसरी कंपनी के पास हो। कंट्रोल के बेसिस पर और एक कंपनी आती है जिसका नाम है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी में 20% से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बट नॉट इंक्लूडिंग those shares which are held in the capacity of a trustee या in a fiduciary capacity, ठीक है। चलिए पॉइंट 3 ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। जब शॉर्ट रिवीजन होता है ना तो आपको ना ध्यान से सारे पॉइंट सुनने होते हैं। अब मेंबर्स के बेस पे सबसे पहले आता है ओपीसी। ओपीसी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसमें सिर्फ एक आदमी, एक ही मेंबर है, एक ही मिनिमम, एक ही मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो सिंगल मेंबर है ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन एज वेल एज एन इंडियन रेसिडेंट। इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए उसको 120 डेज इंडिया में रहना होगा इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तभी वो इंडिया में एक ओपीसी बना सकता है। एक आदमी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही ओपीसी का मेंबर और एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस होता है कि मान लीजिए आप एक्स ओपीसी में मेंबर हैं और फिर आप वाई ओपीसी में नॉमिनी थे और वाई ओपीसी का जो मेंबर है वो डेड कर जाता है, अब आप दोनों में मेंबर बन गए, तो ये आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ोगे कि बाय डिफॉल्ट आपको विद इन 180 डेज ये मैटर सेटल करना है। दोनों में से एक कंपनी आपको क्विट करनी पड़ेगी और उसकी मैनेजमेंट दूसरे के हाथ में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है, एक प्रॉपर आदमी खोजने के बाद। एक प्रॉपर आदमी खोजने के बाद। एक प्रॉपर आदमी खोजने के बाद, ठीक है। चलो सर पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अब मेंबर्स में फिर आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी, यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 चाहिए करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शन होता है, वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 को क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें सर एम्प्लॉयज़ नहीं इंक्लूड होंगे, करंट वाले या एक्स वाले जिनको कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिले हैं। साथ ही साथ अगर 2 जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनको 2 की जगह 1 गिना जाएगा, ठीक है, 2 जॉइंट होल्डर्स को 2 की जगह 1 गिना जाएगा। और फिर आते हैं सर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो 2 क्लॉज 71 में डिफाइंड है। पब्लिक कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसा कि एक प्राइवेट कंपनी में होता है। वो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, कंपनी मेंबर। हाँ, अब जो इसमें जो अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी में एक अमेंडमेंट है। पहले सेक्शन 285 में स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी होती थी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ को एक्सीड ना करे एंड एट द सेम टाइम टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2:20 जिसको बोलते थे, अब वो चेंज होकर 4:40 हो गया। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो प्लस आपके टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो, तभी भी आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में रहेंगे। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। लिमिट्स इंक्रीज कर दी गई हैं ज़्यादा कंपनियों को स्मॉल कंपनी के दायरे में लाने की और बेनिफिट प्रोवाइड करने की, ठीक है। इसी के साथ सर टाइप्स ऑफ कंपनीज का कारोबार खत्म हुआ। अब आता है सर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सर जब आप इनकॉर्पोरेशन करने जाओगे, इनकॉर्पोरेशन करने जाओगे तो वो आता है सर सेक्शन नंबर 7 में। लेकिन इनकॉर्पोरेशन करने जाने से पहले सबसे पहले आपको एक प्रमोटर खोजना पड़ेगा। सर प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो आदमी होता है जो 269 में कंपनी के डिफाइंड एज NCD, जिसका नाम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में लिखा है। C जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, और D जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट करता है कि काम कैसे, कब और क्या करना है। ये आपको बोलता है सेक्शन 3 में सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किस तरह की कंपनी बनानी है। अगर आपको OPC बनाना है तो 1 ही आदमी चाहिए, अगर प्राइवेट बनाना है तो 2 आदमी चाहिए, और अगर पब्लिक बनानी है तो फिर आपको 7 आदमी चाहिए। तो पहले आप बंदे अरेंज कर लो। वैसे तो यहाँ पर एक और सेक्शन आता है 3A, लेकिन वो इंटरमीडिएट में आएगा, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट मटीरियल में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक आता है सेक्शन 4, एक आता है सेक्शन 5। सेक्शन 4 में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, विच इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56। और ये मेमोरेंडम बनाना ज़रूरी है बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द आउटसाइडर्स who want to invest in the company और जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा बातें भी लिख सकते हो, जैसे एक तो उसमें होता है नेम क्लॉज, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है सर सिचुएशन क्लॉज, जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये कंपनी किस रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। फिर आता है सर ऑब्जेक्ट क्लॉज कि कंपनी किस पर्पस के लिए काम करती है। फिर कैपिटल क्लॉज कि सर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज कि कंपनी कौन सी कंपनी टाइप की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। और लास्ट आता है सर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज मतलब एक ऐसा क्लॉज जो ये बताता है कि सर कंपनी ने साथ में मिलके क्या ट्रांजैक्शंस अचीव किए। एसोसिएशन मतलब कमिंग टुगेदर, कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी के साथ, ठीक है, कंपनी के साथ साथ एसोसिएट किया है, कंपनी के साथ एंटर किया है। ये सारी चीज़ें बताते हैं, और कौन कौन से फर्स्ट मेंबर्स हैं ऑफ द कंपनी, ये सारी डिटेल होती है। कोई भी एक्टिविटी अगर मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर परफॉर्म की जाती है तो उसको अल्ट्रा विरेस बोला जाता है। अल्ट्रा विरेस का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा काम जो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है, और वो काम हो जाता है वॉइड। वॉइड मतलब विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, ठीक है। वॉइड मतलब विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर इस ट्रांजैक्शन में एक कंपनी का कोई भी इंसान घुसता है, एंटर करता है,
तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। मतलब ना तो कंपनी को उस पर सू किया जा सकता है, ना कंपनी उस ट्रांजैक्शन पर किसी को सू कर सकती है। मीन्स नीदर द कंपनी कैन सू इट नॉर द कंपनी कैन बी सूड ऑन सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब ना तो कंपनी कुछ कर सकती है, ना कंपनी के अगेंस्ट कुछ किया जा सकता है ऐसे ट्रांजैक्शन में। दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंपनी, ये क्या, अल्ट्रा विरेस ट्रांजैक्शन। आई होप अभी आपको अल्ट्रा विरेस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ याद रखना, अगर कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी अक्वायर किया है अंडर एन अल्ट्रा विरेस ट्रांजैक्शन, तो फिर वो क्या होता है पता है, वो चीज़ पर सामने वाला इंजंक्शन ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है उस सामान को यूज़ करने से। ठीक है, कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है वो सामान को यूज़ करने से। रिस्ट्रेन मतलब रुकावट क्रिएट कर सकता है कंपनी के लिए कि कंपनी उस सामान को हाथ ना लगा पाए फिर। ठीक है, चलो ओके, चलो सर। उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 का मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी की बायलॉज। मतलब दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विद द पीपल इन द कंपनी शुड कंप्लाई विद। मेमोरेंडम और आर्टिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल है उनको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रेटिफाई किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम को चेंज नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम को जनरल मीटिंग में एसआर पास करके चेंज नहीं किया जा सकता। उसके लिए साथ ही साथ आपको ट्राइब्यूनल की परमिशन भी चाहिए होती है, एनसीएलटी की। मतलब इसको चेंज करने का प्रोसीडियर ईजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और लेंदी है। ठीक है, उसके बाद सर 4 और 5 हो गया, तो उसके बाद आता है एक सेक्शन नंबर 6 जो आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। सेक्शन नंबर 6 बस आपको इतना बताता है कि सर सबसे टॉप पे कंपनीज एक्ट है, उसके नीचे मेमोरेंडम है और उसके नीचे आर्टिकल है। मतलब आर्टिकल में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, मेमोरेंडम में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जो कंपनी के अगेंस्ट है। अब बात तो ये सही है कि आप आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या आप आर्टिकल्स को मन मुताबिक चेंज कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्योंकि आर्टिकल्स में हो सकता है एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया हो जिसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर आपके आर्टिकल्स में ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, जो कब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम में, या बाद में भी एसआर इन जीएम पास कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में सबका अप्रूवल लेने के बाद एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आर्टिकल में डाला जा सकता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आर्टिकल में डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल तभी चेंज किए जा सकते हैं जब वो प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिव हो और ना कि रिलैक्सिंग। मतलब स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लीनियंट नहीं किया जा सकता। अभी जब सेक्शन 6 में आप ये डॉक्यूमेंट दे दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये मेमोरेंडम और आर्टिकल के अलावा 7 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें पहला आता है एमओए। ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है सर आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसके द्वारा? एक सीए, सीएस, सीएमए कोई भी डिक्लेरेशन दे दे, या सीएस या एडवोकेट, कि सर ऊपर दिए गए मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी बातें लिखी हैं वो सच हैं और उनमें कोई भी बात झूठ नहीं है। और एक लगता है सेल्फ डिक्लेरेशन, आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ोगे, ये आईएनसी फॉर्म 9 में दिया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो देते हैं मेंबर्स और डायरेक्टर्स कि उन्होंने सीएफओ नहीं किया है, मतलब उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, आज तक उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, पिछले 5 साल में उनको कभी भी एफ से फ्रॉड के लिए पकड़ा नहीं गया, उन्होंने आज तक कभी भी कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया रिलेटेड टू द कंपनी, और जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल में दिया है वो कंप्लीट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप देते हो एड्रेस फॉर कोरिस्पॉन्डेंस, कि फॉर द टाइम बीइंग आपको कहाँ पर कांटेक्ट किया जाए। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में, हाँ, पॉइंट नंबर 5 में आप देते हो पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स आप क्या चीज़ के देते हो सर? पर्टिकुलर्स में आपको 3 चीज़ों के पर्टिकुलर्स देने, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपको 3 चीज़ों के देने हैं, 1 2 3।
सर एक आपको मेंबर्स के पर्टिकुलर्स देने हैं, उनका नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें। दूसरा आपको डायरेक्टर्स के बारे में बताना है। डायरेक्टर्स में एक स्पेशल चीज़ और लगेगी, उनका डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में भी बताना है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर हैं वो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर पहले से हैं तो कहाँ पर कितनी होल्डिंग है वो भी बतानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर दोगे और अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो आपको CIN दे देगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच इज़ अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। अब हम लोग अपने आखिरी पॉइंट पर आते हैं, विच इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन, अल्ट्रा वायरस तो पहले ही बोल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत सिंपल है। ये बोलता है, एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 399, जो एज पर सेक्शन 399 ये बोला जाता है कि जब भी कोई आउटसाइडर, ठीक है, जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी से डीलिंग करता है, जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी से डीलिंग करता है, ठीक है, तो उसको कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपीज़ जो सब आरओसी के पास अवेलेबल हैं, ये सब रीड करके आना चाहिए। अगर कोई आदमी बिना मेमोरेंडम या आर्टिकल पढ़े कंपनी के साथ किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है और बाद में ऐसा पता चलता है कि एज़ पर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता था, तो वो ट्रांजैक्शन सीधा सीधा वॉइड हो जाता है। ठीक है, और फिर उस पर आउटसाइडर को ही पनिश किया जाएगा। आउटसाइडर कंपनी से कैन नॉट रिकवर एनीथिंग। मतलब ये एक वार्निंग है, चेतावनी है आउटसाइडर को कि भाई तुम जब भी आओ प्लीज़ मेमोरेंडम, आर्टिकल और एसआर रीड करके आओ। ठीक है, क्योंकि अगर बिना रीड किए आए तो नुकसान उसमें तुम्हारा ही होगा बेटा, और किसी का नहीं। ठीक है, यू आर द वन एट लॉस। लास्ट पॉइंट, कितनी देर हुई वैसे, जस्ट एक बार चेक करूं। हाँ, मेरे को देखना है कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई। मैंने 35 बोला था ना, 32 मिनट्स की हुई, एकदम परफेक्ट। 35 मिनट्स बोला था मैंने, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो अब वैसे भी लैपटॉप, मेरे आईपैड की भी बैटरी 5% हो गई है। ठीक है, तो अब बात इस चीज़ पर आती है सर कि ये जो है डायग्राम है, अब आता है लास्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अगर आप आई से देखो तो आई का मतलब इंसान है। यहाँ पर जो आउटसाइडर है, अगर उसने मेमोरेंडम, आर्टिकल, एसआर सब पढ़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में है, वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में है, उसमें उसकी वजह से अगर कोई आउटसाइडर्स को लॉस होता है तो उसमें कंपनी का फॉल्ट माना जाता है, ना कि आउटसाइडर का। प्रोवाइडेड उसमें 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक, उसमें ऐसी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए जिसकी आपको कंप्लीट नॉलेज थी, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपको सस्पिशन था, लेकिन आपने भैया खुद इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी नहीं समझा।
या उसमें कोई फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ये 3 चीजें नहीं है तो उस आउटसाइडर को पूरा पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा और कंपनी को ही लायबल होला जाएगा। आप एक नॉर्मल सी चीज सोचिए ना, मेमोरेंडम में लिखा है, आर्टिकल में लिखा है कि बैंक से लोन लेने के पहले एसआर पास करना। इन्होंने क्या किया, एसआर की कॉपी बैंक को दे दी, तो बैंक यही बिलीव करेगा कि एसआर पास हो गया। अब हुआ क्या था पता है, इन्होंने 2 ही मेंबर को बुलाया था मीटिंग के लिए, बाकी सबको बुलाया नहीं था, और उनके ही बीच में एसआर पास कर दिया, 100% रिजल्ट आ गया। पर ये 2 मेंबर को बुलाया गया था, ये बात हमें तो पता चलेगी नहीं ऐसा बैंक आउटसाइडर को, तो ये तो इंटरनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना। तो इसमें कंपनी विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल एंड आउटसाइडर विल बी प्रोटेक्टेड, अनलेस ये चीज़ मेरे को पहले से पता थी, या मेरे को इसका शक था बट मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या मेरे साथ फॉर्जरी हुई है। फॉर्जरी के केस में कंपनी लायबल नहीं होता, बट आउटसाइडर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें डायरेक्टर से आउटसाइडर क्लेम लेगा, कंपनी से नहीं ले सकता, लेकिन जिसने फ्रॉड किया है उससे लेगा। और इसी के साथ 35 मिनट्स में एज प्रॉमिस्ड कंपनी का कैप्सूल रेडी हो गया है। दिन में 2 बार लें पानी के साथ, और ये 13 नंबर आपके हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।